स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं जो आप लोग के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। आई एम श्योर हुआ होगा और कुछ बच्चों के हो सकता है अच्छा पेपर नहीं भी हुआ हो कुछ बच्चों से। तो कभी भी पेपर अच्छा होने का मतलब बहुत ब्रिलियंट बच्चा नहीं होता। पेपर खराब होने का मतलब बहुत बुरा बच्चा नहीं होता। पेपर इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द डे। हो सकता है एक बच्चा इस पेपर में बहुत बैडली खराब किया हो, पुअर परफॉर्म किया हो, और वही बच्चा हो सकता है अगले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप कर जाए। बिलीव मी, इट हैपेंस, ये होता है। तो पेपर खराब होने का बिल्कुल आप ये मत सोचना कि आप बहुत एवरेज परफॉर्मर हो, आप डीमोरलाइज्ड हो जाओ, आप फ्यूचर के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेंशन में आ जाओ या नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर आप टेंशन में आ जाते हो, फ्यूचर में कोई ऐसे क्वेश्चंस ट्राई नहीं करते हो, तो जरूर नेगेटिव है, फिर मजा नहीं आएगा। बिकॉज ये लाइफ है, और ये प्रोसेस आपके लाइफ में आता रहेगा। मे बी मैक्सिमम बच्चे पहली बार खराब कर रहे होंगे पेपर। यू मे थिंक कि मैं खराब क्यों बोल रहा हूं। द रीजन बिहाइंड इट, सीट्स आर वेरी लिमिटेड। मोर देन 15 लाख बच्चे अपीयर कर रहे थे, 16 लाख के आसपास। 10% 11% एब्सेंट रहे हैं, तो भी 14 साढ़े 14 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं। अगर इतने बच्चे हैं और सीटें आपको पता है पूरे इंडिया में लेस देन 1 लाख है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल नॉट बी गेटिंग अ सीट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग कि अगर आप खराब किए हो तो बिकॉज कट ऑफ जो भी हो वो 550 हो, 570 हो, 530 हो, 500 हो, 490 हो, अगर उससे नीचे आप ला रहे हो तो आप सेलेक्ट नहीं हुए। बट इट डजंट मीन दैट आप खराब हो। बहुत बच्चे मुझे आज फोन कर रहे हैं कि पेपर खराब हो गया, बहुत इजी था, और वो टेंशन में आ रहे हैं, सर क्या करें, अब क्या होगा पूरे साल का टाइम। तो एक रीजन जो सबसे बड़ा पेपर खराब होने का है वो ये लॉकडाउन भी था, जो 6 मंथ्स अनसर्टेनिटी में गुजरे हैं। और मैं काफी हद तक इसका क्रेडिट दूंगा उन पॉलिटिशियंस को जो बच्चों को अपना एक मोहरा बना रहे थे और आखिरी मोमेंट पे वो कह रहे थे बस टल जाएगा पेपर, आप चिंता ना करो। आज मैंने पीएम से बात की, आज मैंने पीएमओ से बात की, आज मैंने प्रेसिडेंट से बात की, पीआईएल लगा दिया, कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, 10 बजे हियरिंग है। इन सब चीजों ने कई बच्चों को खराब किया। मैं डे 1 से अपने ट्विटर से कह रहा था कि आप इस पे बिलीव मत करो और पेपर नहीं टलने वाला और आपको सॉल्व करना है। लेकिन आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना उनको नुकसान हुआ इस चीज का। अब मैं चाहूंगा कि अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट आप पेपर को देखिए और रियलाइज करिए, बिकॉज इससे काफी कुछ सीख मिलेगी आपको। तो बेटा ये जो पेपर था उसको स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला कमेंट होगा इस पेपर के लिए, डोंट माइंड, बट आई एम टीचिंग सिंस 2002 और मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में इससे आसान फिजिक्स का पेपर नीट में नहीं देखा। एकदम फ्रैंक और ट्रू ओपिनियन दे रहा हूं और आज मैं आपके सामने रखूंगा इस चीज को। मैंने अपनी जिंदगी में इससे आसान नीट के फिजिक्स का पेपर नहीं देखा है। हर बच्चे को 45 में से 42 क्वेश्चन सही करने चाहिए थे, हर बच्चे को। 2-3 क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, वो आप छोड़ सकते थे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, आज ये भी लिखते हैं कितने पार्ट 11वीं के आए हैं। फिजिक्स जो है 11वीं फिजिक्स, 12वीं फिजिक्स, 11वीं में चैप्टर वाइज हम लोग लिखेंगे और 12वीं में भी वही काम करेंगे। फिर देखते हैं इजी लेवल। मेरे पास जो कोड है उस कोड में जो पहला क्वेश्चन है, कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप लोग के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। कलर कोडिंग दिया हुआ है एक रेसिस्टेंस का, 4 लाइन ड्रॉ है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरे YouTube चैनल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में एग्जैक्टली यही है। YouTube के मेरे चैनल के वीडियो में एग्जैक्टली ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक नहीं, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ऐसे। पहला जो कलर है वो येलो है, दूसरा वायलेट है, ब्राउन है और गोल्ड है। आपको पता है ये दो नंबर, मान लो ये XY है, ये Z है, ये
ए है, तो हम लिखते हैं एक्स वाई, रेसिस्टेंस इज एक्स वाई प्लस माइनस जेड इंटू 10, आई एम सॉरी, इंटू 10 टू द पावर जेड प्लस माइनस ए, ये होता है। अब जो विबग्योर, आई एम सॉरी, विबग्योर देखो याद आ रहा है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा आप लोगों ने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहला कलर येलो है, वाई, तो 4। दूसरा कलर है वायलेट, 7। जेड है ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, डार्क लाइट कलर, तो 10 टू द पावर 1। गोल्ड सिल्वर नो कलर, 3 होते हैं ना, गोल्ड होता है 5% का, तो 470 प्लस माइनस 5% ओम इज द राइट आंसर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन, और ये वेरी इजी, वेरी इजी को हम लोग ए लिख देते हैं। चलो मैं डिफाइन कर लेता हूं यहां, वेरी इजी इज इक्वल टू ए, इजी इज इक्वल टू बी, मीडियम इज इक्वल टू सी। टफ है ही नहीं, टफ है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो बुकलेट है उसका, टॉर्क अबाउट अ ओरिजिन व्हेन फोर्स 3J न्यूटन, फोर्स इज whose position vector is 2k मीटर। तो टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन होता है R क्रॉस F। R हो गया 2k कैप क्रॉस 3J कैप, ये हो गया 6k क्रॉस J। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक सर्कल यूज करते हैं, I J K, K क्रॉस J इज माइनस I, माइनस 6I, न्यूटन मीटर इज द यूनिट। और आपका ऑप्शन है 4th। इसमें जो ऑप्शन है वो है, मेरे पास जो दिया हुआ है वो है 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 कहता, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पैस्कल, किलो पैस्कल यानी 10 टू द पावर 3, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, डेंसिटी बताना है, आर दिया हुआ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ बेटा, ये बताना भूल गया आपको, ये जो टॉर्क का क्वेश्चन है 11वीं का, रोटेशन, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट ही यहीं से करता हूं। रोटेशन से ही, रोटेशन में मैं टॉर्क जब पढ़ाता हूं तो यहीं से स्टार्ट करता हूं। एक क्वेश्चन आया वेरी इजी, आर क्रॉस एफ से ही स्टार्ट करता हूं। मेरे वीडियो में एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। तो 2 क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि मेरे वीडियो में एग्जैक्टली अवेलेबल है। अब आ जाते हैं, ये एग्जैक्टली मैंने ऐसा डेंसिटी आप लोग को लिखाया है, और वो लिखाया है कहां पे। अब रुको, एक स्टेप और बता दो, वॉल्यूम इधर भेज दो, ये डेंसिटी हो गया। और ये फॉर्मूला मैंने साउंड वेव में पढ़ाया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, पी अपॉन डेंसिटी। तो ये है हीट एंड थर्मो को मैं लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन आया और ए लेवल का है, ये भी मेरे YouTube चैनल पे एग्जैक्टली मिलेगा आपको। डेंसिटी पूछा, प्रेशर है 249 किलो पैस्कल, किलो को 10 टू द पावर 3 पैस्कल मींस सेम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ग्राम है, तो 10 टू द पावर -3 में केजी में कन्वर्ट कर दिया। 2 हाइड्रोजन के लिए दिया था, हाइड्रोजन गैस है ये, और आर है 8.3 दिया हुआ है, और टी है, टी दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये इतना हो गया।
अब जरा इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर सॉल्व करने पे आता है ये 250 अप्रॉक्स मान लें, तो ये 500 हो गया, 500 5/3 हो गया, ये पावर 5/3 अपॉन 0.8.3, तो 5/3 0.6 हो गया। सॉल्व किया जाए तो इतना आएगा। देखो इसको तुम 500 कर लो, ये 500 हो गया, 8.3 इंटू 300, ये गया कैंसिल हो गया, और ये हो गया 1.66 और 8 2 अप्रॉक्स, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था हीट एंड थर्मो का, एकदम आसान, कैलकुलेशन इतना तो आप लोग मास्टर हो 9th क्लास से ही। अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे, वो भी हीट एंड थर्मो का है, हीट एंड थर्मो। वन मोर क्वेश्चन और वेरी इजी, वन मोर क्वेश्चन एंड वेरी इजी। Two cylinders A and B of equal capacity connected each other via stopcock. एक सिलेंडर ये है, दूसरा सिलेंडर ये है, ये है। A contain an ideal gas, standard temperature and pressure B is completely evacuated. Entire system is thermally insulated. Suddenly, cork is suddenly removed. अब कोई भी सडन एक्सपेंशन अगर वैक्यूम में होता है तो ये बड़ा फंडा है इसका, इसको हम मानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे ट्यूब का बस्ट होना। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और इसमें भी तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एडियाबेटिक ऑप्शन, और इससे पहले वाले में 0.2 दिया था, वो भी तीसरा ऑप्शन था। तो इस तरह से आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये जो चौथा क्वेश्चन था ये मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था, उसको मैंने अपने YouTube में नहीं लिखा, अभी 3 ही लिखा है। अब 5वां, 2 particles mass 5 kg 10 kg respectively are attached to the 2 ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. Center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of. Exactly यही क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कराया हुआ M1 M2 देके। तो ये रोटेशन का एक और क्वेश्चन आ गया, सेंटर ऑफ मास है, इसको भी मैं रोटेशन में ही पढ़ाता हूं, तो इसको भी मैं वेरी इजी रखता हूं। 5 किलो है, 10 किलो है, ये D है, यहां से सेंटर ऑफ मास मान लो R1 चाहिए, तो R1 इज M2D अपॉन M1 प्लस M2, जाके आप वीडियो में देखना मेरे, 10 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 5, 10 upon 15, 2 upon 3.67। तो 0.67 में जरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये मीटर है, सेंटीमीटर में दिया हुआ 67 सेंटीमीटर। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 हो गए हमारे, हाँ। अब 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then angle of incidence is nearly. तो ये है 12th का रे ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन, ये भी वेरी इजी है। कैसे वेरी इजी है, देखो प्रिज्म है बेटा, ऐसे निकल गया, I A है, ये 90 डिग्री, ये R है, और ये 90 माइनस A हुआ। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये नॉर्मल है, तो R प्लस 90 माइनस A इज 90, R इज A। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, 1 साइन I इज म्यू साइन R। अब प्रिज्म बहुत छोटा है, तो साइन थीटा इज थीटा
तो I इज म्यू आर, R इज ए, तो ये आंसर हो गया और ये ऑप्शन है फोर्थ। तो ये छठवां क्वेश्चन हो गया। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे YouTube में है, 6 में से 5 बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7, a body weighs 72 Newton on surface of earth, what is the gravitational force on it? What is the gravitational force on it at a height equal to half of the radius of earth? तो बेटा mg0 is given as 72। अब mg की वैल्यू पूछा है, g होता है g0 1 प्लस h अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ग्रेविटेशन वन क्वेश्चन वेरी इजी, एग्जैक्टली ये भी क्लास में कराया हुआ है YouTube चैनल पे। ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसे भरमार है क्वेश्चंस के। हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये g0 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4g0 अपॉन 3 3 9 हो गया। तो mg इज इक्वल टू, m क्या है बेटा 72 अपॉन g0, तो 72 अपॉन g0 और g की वैल्यू 4g0 अपॉन 9, 9 8 जा 72, ये g0 कैंसिल होगा। 32 न्यूटन। 32 न्यूटन का कोई ऑप्शन है? यस है, थर्ड। तो आपने 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका आंसर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अब ये मत कहना सर जानबूझ के वेरी इजी लिख रहे हैं, बट एकदम वेरी इजी। और ये मेरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर की 35-40 मिनट का एक वीडियो है, उसी में है ये। आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज 599 is subjected to magnetizing field of 1200 ampere per meter. Magnetizing field H 1200 ampere per meter, ये गिवन है। The permeability of a material of rod, तो relative permeability होता है 1 प्लस दिस, इसीलिए 999 दिया हुआ है, समझ सकते हो। 600 हो गया, और ये म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। तो परमेबिलिटी इज 600 इंटू परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और यूनिट दिया ही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया 2400 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। यहां कर दो तो -4, और ये 24 2.4 और 3.14 मल्टीप्लाई करो, पाई की वैल्यू, ये पाई के टर्म में दिया है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये पाई ही रहने दो, तो ये तो कुछ है ही नहीं। 2.4 पाई 10⁻⁻⁴, ऑप्शन है बेटा 2। कितना इजी है बताओ आप। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्लास का है, 7 अपने बता चुका हूं, 5 3 8, ठीक है। 9th क्वेश्चन, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन, देखो जब इसको एलिमिनेट करते हैं, ये है सेमीकंडक्टर का, मॉडर्न फिजिक्स का ही है, वेरी इजी। अभी इसका तो हाल ही में कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले वीडियो डाला था। दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़ता हूं, जरा देखना आप कितना इतना ब्लंटली गलत दिया हुआ है, सोचना ही नहीं आपको। पहले ऑप्शन में चलो सोच लिया मैंने कि बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, तो थिन तो होता है, लाइटली डोप्ड है या हैवीली डोप्ड है ये हमें नहीं पता, मान लो। सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ते हैं। बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, गलत। बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, गलत। क्लियर है।
फोर्थ, बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस, गलत। एमिटर बेस होता है फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस होता है रिवर्स बायस्ड। तो ये भी बिल्कुल ब्लंटली गलत है, एकदम प्योर गलत है। सेम ना तो डोपिंग होती, ना तो सेम थिकनेस का होता है, ना तो सेम फॉरवर्ड बायस दोनों होता है। तो पहला ऑप्शन ही बचता है, लाइटली नहीं हाईली डोप्ड होता है। तो पहला ऑप्शन सही है और ये भी एग्जैक्टली क्लास में कराया हुआ है। यस, 9 में से 8 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ऑब्जॉर्व कर लेगा सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। यार ये एकदम मैंने आखिरी के 10 दिन पहले मैंने डाला था ये वीडियो मॉडर्न फिजिक्स का, और यही क्वेश्चन कराया हुआ है, एग्जैक्टली यही। मैंने तो 4 केसेस कराए, 4 के 6 केसेस कराए हैं। रिफ्लेक्ट हो करना, वापस आ जाना, एब्जॉर्ब होना, एंगल से जाना, एंगल से वापस आना, एंगल से जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। 4 केसेस बेटा क्लियर कट करा रखे हैं मैंने। फॉल्स नॉन रिफ्लेक्ट एरिया गिवन है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। तो इसको तो फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, फ्लक्स पावर अपॉन एरिया यानी इंटेंसिटी। अब पावर अपॉन एरिया ये दिया हुआ है, तो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू टाइम। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, आई एम सॉरी एनर्जी इंटू एरिया। ये इट इज IAT। अगर रिफ्लेक्ट होके आता तो डबल हो जाता, एंगल होता तो 90 डिग्री वाला एंगल लगता। इंटेंसिटी वॉज 20 वॉट पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 20 टाइम्स 60। ये गया, यूनिट लिख देता हूं। तो बेटा वॉट जूल पर सेकंड होता, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, ये गया 400 इंटू 6। आंसर क्या दिया हुआ है, 24 इंटू 10 पावर 3। ऑप्शन है ये 4th। तो ये 10वां क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली क्लास में कराए हैं। अभी तक बैलेंस चल रहा है 5 11 5 12। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11वें पे। यहां स्पेस है, यहां करा देता हूं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मच। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रोस्टैट्स देख लेते हैं। डाइपोल इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम मीटर। Electric potential due to a dipole at a distance 0.6 meter from center of dipole situated on a line making an angle 60 degree with axis। ये है 60 डिग्री पे, यहां पे वेरी इजी क्लास का क्वेश्चन है, यूट्यूब का क्वेश्चन है, यूट्यूब का क्वेश्चन है, प्रूफ है, सब लोग देख लीजिएगा, जरूर प्लीज देखिएगा। ये कंपोनेंट है P cos थीटा, P cos थीटा एक होगा P sin थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0 देगा, बिकॉज इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, ये देगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। K होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P है 16 इंटू 10 पावर माइनस 9, cos 60 हाफ, R स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो ये पावर तो गया, और ये 4 जस्ट और अपॉन 2 इंटू 10 पावर 2 वोल्ट, 200 वोल्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। It hits the ground after some time with a velocity
80 मीटर पर सेकेंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं इसे अपने मोशन इन 1D ब्रैकेट में मोशन अंडर ग्रेविटी एक हेडिंग से अभी 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें केस नंबर 2 यही है। केस नंबर 2 एग्जैक्टली यही है। इनफैक्ट एक व्यूअर ने, एक बच्चे ने कमेंट किया सर इतने सारे केसेस की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कर लें। केसेस की जरूरत यहीं पे होती है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट आपके दिमाग में लंबे टाइम तक भर जाता है। मैंने जो केसेस अपने टाइम में पढ़े थे वो याद है। तो ये केस नंबर 2 मैंने क्लास में कराया है। वेरी इजी की कैटेगरी में रखूंगा। और ये है काइनेमेटिक्स 1D है। देखो कोई मीडियम इजी हुआ ही नहीं, सब वेरी इजी है बेटा। U से फेंका, V पे आके टकराता है, H हाइट है, केस 2 है, तो V स्क्वायर इज U स्क्वायर प्लस 2GH आता है। दोनों नेगेटिव लिखता हूं और नेगेटिव सब पॉजिटिव हो जाता है। V है 80 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 2 इंटू G 10H, तो ये इधर आ जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 80 माइनस 20, 80 प्लस 20, थोड़ा इजी हो जाता है 20H। तो ये हो गया 60 इंटू 100 20H, एक जीरो गया, 2 5 जा, तो H इज 300 मीटर। पहला ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। Resistance wire connected to left gap of a meter bridge balance a 10 ohm resistance in right gap in the right gap at a point which divide the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5, then the length of 1 ohm resistance of the wire is 1 ohm resistance of the wire is। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये हो गया 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं लिख सकता हूं, इसको एक लेवल ज्यादा कर देता हूं, इजी कर देता हूं, यानी बी कर देता हूं। डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम मैं खुद बना रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं। 10 ओम रेसिस्टेंस है, डिवाइड द ब्रिज गैप वायर 3:2 रेशियो, तो L1 अपॉन L2 इज 3/2 रेशियो गिवन है। ये ऐसे एक बैटरी में कनेक्टेड है। ओके बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूं, जल्दी इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मुझे इसको वेरी इजी लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिख रहा हूं रिस्पेक्ट करते हुए कि कुछ क्वेश्चंस को तो हमें मीडियम कैटेगरी में भी रखना चाहिए। रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट गैप। ये 10 ओम के साथ राइट गैप, लेफ्ट गैप राइट गैप बैलेंसेस 3:2 है रेशियो। इफ द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम 1 ओम रेसिस्टेंस वायर का क्या लेंथ होगा। 1.5 मीटर है, पता कर लेंगे रेसिस्टेंस कितना आ रहा है। रेसिस्टेंस मान लो कुछ भी आ गया, आर की वैल्यू उसका अगर 1.5 मीटर का रेसिस्टेंस है, उतना जितना आया, तो 1 ओम रेसिस्टेंस वायर का कितना लेंथ होगा। तो मैं आपको समझाता हूं जरा। तो मैं आपको पता है R1 अपॉन R2 इज L1 अपॉन L2, तो R अपॉन 10 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, इट इज 3/2, तो ये होगा R इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 15 ओम। अब इस 15 ओम का लेंथ दिया 1.5 मीटर, तो 15 ओम रेसिस्टेंस पूछा है, 1 ओम रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर, देन लेंथ ऑफ 1 ओम रेसिस्टेंस, 1 ओम पूछा या 0.1 meter. 0.1 meter should be the right answer. No, 1.5 या ये हो गया 0.1 मीटर, जिसे तुम लिख सकते हो ऑप्शन में यही है, हाँ 3, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कॉपी कर लीजिए।
अभी जो क्वेश्चन कराया मैंने 13, ये डायरेक्टली एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ था, बट मीटर ब्रिज तो हर टीचर पढ़ाता है, तो चलो इसका क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूं, ऑल्दो ये भी मुझे मीटर ब्रिज मैंने पढ़ा रखा है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको मैंने बी रेटिंग दिया। अब आ जाते हैं एक 14 क्वेश्चन मेरे पास जो है, यूरेनियम आइसोटोप दिया हुआ है 92-235 इज बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन, यानी यूरेनियम 92-235 न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, तो जनरेट करता है क्रिप्टॉन Kr3689 3 न्यूट्रॉन्स, ओके 3 न्यूट्रॉन्स, ओके एनर्जी भी होगा बम्बार्डमेंट से निकलेगा। और उसके बाद और क्या कर रहा है, तो जरा बैलेंसिंग से चेक करते हैं। तो ये हो गया बेटा 89 प्लस 3, ये हो गया 92, 235 माइनस 92 क्या आता है, तो 35, ये आता है यहां पे कितना था 235 में 236 था, वही मैं सोच रहा हूं यहां पे, तो ये 4 इधर और ये 4 इधर 144, तो किसका 144, अरे यार कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एक ही ऑप्शन है जिसमें 244 ऊपर है, वो है बेरियम, और नीचे की बैलेंसिंग चेक करो। दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, ये नहीं मेरे YouTube पे है। अब मैंने अपने बच्चे की क्लास में देखा था 7th क्लास में, 7th या 8th क्लास ICSE में बैलेंसिंग सिखाया जाता है, और 7th क्लास की बैलेंसिंग अगर आप लोग को, मैंने अभी कल ही देखा एक बच्चे का, हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स भी चलता है, उसमें हमने देखा था कि बैलेंसिंग सिखाई जा रही है 7th क्लास के बच्चे को। ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है बेटा, टेक्निकल है ही नहीं। 15वां आते हैं, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में देखा जाए, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, एन है इसमें 100 टर्न्स, 50 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो लेंथ को, करंट इज 2.5, तो बेटा ये हाफ हो जाएगा 1/2, ऊपर चला जाएगा 200, 4 पाई इंटू 200 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो ये 2.5 इंटू 500, 2000 पे 10 पावर माइनस, देखो पाई के टर्म में दिया हुआ है, चलो पाई भी हटाया हुआ है, 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 4, 6.28 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। एग्जैक्टली ऐसा कराया गया है क्लास में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी इजी। अब आ जाते हैं 17 क्वेश्चन पे। At average thermal energy 3/2 kT where 3 translation degree of average thermal energy or a monatomic gas is। अब क्वेश्चन 16 लेते हैं, ये हीट एंड थर्मो का है, वैसे KTG का है, मैं एक साथ लिखता हूं, ये भी बिल्कुल कंसेप्चुअल केस है, चलो इसको डायरेक्टली मैंने नहीं कराया तो इसका ग्रेड नहीं लेता हूं। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज, तो बेटा मोनोटॉमिक गैस की एवरेज थर्मल एनर्जी होती है F/2 kT। मोनोटॉमिक गैस में F3 होता है, तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 3/2 kT के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के भी लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं 17 कैपिलरी ट्यूब ऑफ 17 देख लेते हैं, ये है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, वेरी इजी, चलो वेरी इजी की जगह इजी कर देता हूं, इजी
इजी को बी लिखते हैं ना, बी लिख रहे हैं हम लोग, बी। हाँ, a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it up to height h. Mass of water in the capillary is 5g. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in the tube. तो बेसिकली बेटा जब कैपिलरी राइज होता है तो ये थीटा होता है, मैंने इसको डिराइव करा रखा है 2t cos थीटा वर्टिकल इंटू 2 पाई आर। ये फोर्स हो जाता है अपवर्ड फोर्स, वो mg के बैलेंस कराते हैं। फिर मास को हम डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो यहां से मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो m2 अपॉन m1 इज r2 अपॉन r1 फॉर्मूला लगा सकते हो सीधे सीधे। तो कह रहा है मास बताना है हमें, और शुरू में 5 ग्राम था, पहले वाले दूसरे वाले का 2r रेडियस है, पहले वाले का r था, तो मास इज 10 ग्राम। 10 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स को इसको बी कैटेगरी में लिखा है। अब बेटा अगला क्वेश्चन है ईएम वेव से, फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लास में कराया गया, यूट्यूब चैनल पे ईएम वेव में अवेलेबल है, और ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट्स इक्वल अमाउंट। क्वेश्चन 18 था इसी पे बेस्ड। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1। इसमें जितना इसका आता है एनर्जी डेंसिटी उतना इसका आता है, याद करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 3 है और ये क्लास में कराया हुआ है। 19 आ जाते हैं। Assume that light of wavelength 6 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope, exactly ये नहीं मैंने लिखवाया अपने excuse me YouTube वाले में लिखा मैंने। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक फैक्चुअल फैक्ट है 1.22 लैम्डा अपॉन ए या डी लिखते हैं कई बच्चे। डायमीटर डी इसको लिख दिया जाता है मुझे डी। लैम्डा इज गिवन एज 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 पावर माइनस 9। ये है वेव ऑप्टिक्स। टेलीस्कोप है ना, रे ऑप्टिक्स में ही रखेंगे। रटा होता है बच्चों को। डी डायमीटर है, कौन सा था 2 मीटर, बस यूनिट रेडियन में आता है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है। तो 10 पावर माइनस, ऑप्शन में कितने पावर तक दिया -7, तो ये 300, तो 10 पावर -7 और 3.66 इंटू 10 पावर, एक डायरेक्ट आंसर है, आंसर 2। 20th है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स से, आई एम सॉरी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। अगेन वेरी इजी। A wire of length L, area of cross section A is hanging from fixed support. The length of the wire changes L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus. तो वायर का मास नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा, कुछ दिया नहीं है, तो ये है वायर मान लो नेग्लिजिबल मास का, इसका लेंथ L है, एरिया A है। इससे अगर मैंने mg हैंग कर दिया तो ये लेंथ हो गया L1, चेंज इन लेंथ होगा L1 माइनस L। तो यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से F L अपॉन A डेल्टा L, F इज mg, A इज A, इट इज L1 माइनस L। तो क्या पूछा है, y पूछा है, mgLA अपॉन L1 माइनस L। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है 20th का।
अब आ जाते हैं 21st। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 पावर माइनस 20 जूल। अब डीएनए देखते बच्चे टेंशन में है कि यार बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, लेकिन आप जैसे खोदिएगा पहाड़ निकलेगा चूहा। कई बच्चे कहते हैं चूहिया भी मरी हुई, तो एनर्जी इज गिवन एज 10 पावर माइनस 20 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन, चलो इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स रख लें, बट मैं इसे यहां पे स्टार बना रहा हूं। ये मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 जूल में जनरली मॉडर्न फिजिक्स में यूज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पुट कर दो 10 पावर माइनस 20 और जूल की जगह पे 1 अपॉन 1.6 और ये 19 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 अपॉन 1.6, 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख दो, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो ये 0.0667 है, बेटर होगा, इन्होंने यही दिया है 0.7 वैसे हो जाना, 0.7 होना जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। अब अगला क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा 22nd। अच्छा, इससे पहले जब हमने किया था 10 अपॉन 1.6 तो 6.25 ऐसे करके आता था, तो पॉइंट इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 0.06 ही बन रहा है, 0.7 नहीं, गलती से बोल गया था मैं। अब आ जाते हैं 22nd पे। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम दिस मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट, वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। वेरी इजी होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ऑप्शन है 2। बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे, जान लोगे किसी की? अगला दिया है मीन फ्री पाथ अब फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। केटीजी का क्वेश्चन है। एक ये भी केटीजी का था, एक और केटीजी जिसे हीट एंड थर्मो लिख सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है, वेरी इजी। तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1 अपॉन √2 पाई d स्क्वायर n। इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? थर्ड ऑप्शन सीधे सीधे मैच कर रहा है। आ जाते हैं 24। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये डी ब्रॉगली का आ गया भाई, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स है ये, वेरी इजी। ये भी मैंने पढ़ाया है। इससे पहले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी मैंने नहीं लिखा, एग्जैक्टली क्लास में कराया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला भी कराया है, और ये भी कराया है। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक दो मिस कर गया। एनीवे, अब यहां पे डी ब्रॉगली वेव बताना है, जहां पे वेवलेंथ इज गिवन एज 1.227 इंटू 10 पावर माइनस 2 नैनोमीटर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। वैसे ये √150 अपॉन √v होता है, उसको 12.27 लिखते हैं। √v निकाल लेते हैं, 12.27 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज गिवन एज 1.227 इंटू 10 पावर माइनस 2 नैनो, यानी 10 पावर माइनस 9 अभी वोल्ट में आ जाएगा। और ये हो गया 10, सारे ऊपर ले जाओ। एंगस्ट्रॉम था इंटू 10 पावर माइनस 10, तो -9 ये स्क्वायर हो गया, तो v 10 पावर 4 हो गया वोल्ट। 10 पावर 4 वोल्ट यानी हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वेव्स पे है।
11वीं क्लास का एक चैप्टर है वेव्स, वेरी इजी। चलो इसको मैं इजी बी कैटेगरी में डाल देता हूं, ऑल्दो मैंने अपनी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए एग्जैक्टली ऐसे। इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूसेस 6 बीट्स। तो F1 माइनस F2 6 बीट्स है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। मान लो ये A और B है तो FA माइनस FB लिख देता हूं। When tension B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7. अगर A की फ्रीक्वेंसी 530 है तो B की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब मैं पढ़ाया हूं देख लेना आप वेव्स चैप्टर में, और चैप्टर का नाम ही है बीट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव के 3 पार्ट मैंने दिए हैं। तो जो बीट में मैंने बताया ही ये हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। अब टेंशन डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता क्या है? n/12√T/μ। अगर तुम्हें याद हो तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। टेंशन घटने से फ्रीक्वेंसी घटेगी, टेंशन घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बी की घटेगी। तो घटने से नेचुरली 7 हो सकता है, FB डैश इस 7 हो सकता है। तो ये एकदम सही है। 2 ऑप्शन हो सकते थे ना, FB माइनस FA 7 हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट ये गलत होगा बिकॉज अगर FB घटेगा तो बीट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। यही ऑप्शन सही है कि B घटने पे, ये कम होने पे बीट घट जाएगा। मान लो ये 10 है, ये 3, ये 4, तो 10 और 4 का डिफरेंस 6, ये घट के 3 हो गया तो डिफरेंस 7, घट के 2 हो गया डिफरेंस 8। तो टेंशन घटने से B घटेगा, यानी दिस रिलेशन इज ट्रू एंड FA इज माइनस FB इज 6, FA इज 530, सो FB मस्ट बी 524 हर्ट्ज। इससे इजी दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 3 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 26 पे। 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए बेटा जो वोल्टेज दिया हुआ वो RMS ही है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। C की वैल्यू 40 माइक्रोफैरड, AC करंट है, AC से वेरी इजी। RMS is V upon XC, V is 200, XC is 1 upon omega C, 200 omega C, omega is 2 pi F, तो 400 pi, फ्रीक्वेंसी 50, C is 40 माइक्रो, तो 20 ये हो गया 40, तो 10 पावर माइनस 2, 5 4 जा 20, 24 80 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 0.8 पाई, 0.8 पाई, और पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.14, और ये 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2.5 अप्रॉक्स लिख देता हूं ऑप्शन में। यस देयर इज 4th ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26 इस तरह से हो गया। 26 भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कराया हुआ है। 27 PNP ट्रांजिस्टर डिप्लीशन रीजन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एक और आ गया, वेरी इजी। अब सेमीकंडक्टर में दिया हुआ है इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। इसका विड्थ बढ़ाने के लिए आपको रिवर्स बायस में करना होगा। मान लो ये PAN है, तो रिवर्स बायस देना होगा, P को नेगेटिव देगा, देना होगा N को पॉजिटिव, तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, रिवर्स बायस। ये भी क्लास में एग्जैक्टली कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स बायस ओनली 3rd। 28 अब क्या करें, कोई भी वेरी इजी से इजी की तरफ नहीं जा रहा है, जबरदस्ती 2-3 को दे दिया, देखा सॉल्व किया, देखा सॉल्व किया, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 ब्रेविस्टर एंगल। ब्रेविस्टर एंगल याद करो पोलराइजेशन में था, वेव ऑप्टिक्स,
क्लास में कराया हुआ है। ब्रेविस्टर एंगल, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आईपी, ये पार्शियली पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट, ये सब ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम लाते हैं तो यहां पोलराइज्ड हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड, ये पार्शियल पोलराइज्ड होता है। आर प्लस आईपी होता है 90 डिग्री, tan आईपी होता है म्यू। क्वेश्चन सुनो, ब्रेविस्टर एंगल आईपी फॉर एन इंटरफेस शुड बी आईपी इक्वल टू 90, आईपी लेस देन 45, ग्रेटर देन 30, 0 से 30 के बीच में, 45 से 90 के बीच में। तो देखते हैं। अब बेटा एक बात तो जान लो, और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब एक बात बता, म्यू तो हमेशा एक से बड़ा होगा ना। एक तो तब होगा जब वो एयर टू एयर हो, ये म्यू है, ये 1 है। म्यू तो एक से बड़ा ही होगा, डेंसर मीडियम ही होगा, यानी आईपी 45 से बड़ा ही होगा, एंड ऑफ कोर्स 90 से छोटा होगा। तो आईपी लाइज बिटवीन 45 एंड 90। 45 से बड़ा आईपी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना आपको। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रेविस्टर एंगल। तो ये वेव ऑप्टिक्स का हो गया। अब आ जाते हैं 29 क्वेश्चन पे। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे यार, चिल्ला चिल्ला के मैंने अपनी क्लास में बोला है, चिल्ला चिल्ला के अपनी क्लास में बोला है, डिस्प्लेसमेंट अगर साइन ओमेगा टी है, वेलोसिटी साइन ओमेगा प्लस पाई बाई 2 है, एक्सेलरेशन साइन ओमेगा प्लस पाई है, तो फेज डिफरेंस इज पाई। चिल्ला चिल्ला के बोला है, चिल्ला चिल्ला के, तो पाई सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 30वें क्वेश्चन पे। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ दिस मच। चार्ज दिया हुआ है, रेडियस 10 है, सेंटीमीटर है, चार्ज दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻7। Distributed uniformly, what is the magnitude of electric field at a distance 15 centimeter from the center of sphere? तो बेटा इसके बाहर कभी भी when r greater than equal to r, तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना, k होता है 9 अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और भी था यहां, वेरी इजी, 9 इंटू 10⁻9, 3.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ये था सेंटीमीटर, तो पॉइंट या ऐसा करता हूं 0.1 हो गया 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, 1 इंटू 10⁻2 हो गया स्क्वायर करने पे। तो ये अब आ गया 9 2 18 28.8 इंटू ये प्लस हो गया 11 और 10⁴। अब देखिए ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है, 1.28, 3.2 और ये आई एम सॉरी रेडियस नहीं चाहिए, डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10⁻⁻2 लिखता हूं, चलो ऐसे लिख देता हूं 1.5 का स्क्वायर, तो ये 10⁻2 हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 और इसको सॉल्व करो तो आता है 1.28 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम और ऑप्शन हो जाता है थर्ड। बस फिर आपको 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा, डिवाइड करिए 10⁴ एक डिजिट इधर खींचकर खिसका लीजिए, आंसर ले लीजिए। इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या चाहिए बताइए जरा मुझे। क्लास में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अगर मेटल है, बाहर ये कितना भी दूर चले जाए पॉइंट की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं।
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, कैपेसिटेंस है यार, इजी है, देख लेना, ऐसा नहीं है मैं कोई बहुत इजी लिख रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 6 गिवन। With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30। तो अब ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज 30। तो यहां से देखोगे तो K आ जाएगा 5। अब क्या कह रहा है, K वैसे तुम्हें पता रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है। नाउ सिंस K इज रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट K इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है। अब इनकी वैल्यूज अगर सॉल्व करो तो 5 से, तो एक काम कर लेते हैं, नहीं ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 या 25 44। तो ये आ जाता है या इंटू 10 पावर माइनस 12। तो 0.44 ऑप्शन दिया हुआ, 10 पावर माइनस 10 ये ऑप्शन है, यस। फोर्थ ऑप्शन यूनिट एज इट इज, फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब बताओ ये भी टफ था क्या? सिग्निफिकेंट फिगर, द टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी एरर एंड मेजरमेंट। इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सीधे सीधे केस कराया मैंने अपनी क्लास में, यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसमें भी पहला इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है। 9.99 मीटर में से 0.0099 मीटर माइनस किया गया है। एक ऑप्शन इतना है मीटर, दूसरा ऑप्शन 9.9801 मीटर, तीसरा ऑप्शन 9.98 मीटर, चौथा ऑप्शन है 9.980 मीटर। मैं अपनी क्लास में तुम्हें एग्जैक्टली वीडियो में बता रखा है कि अगर एक बढ़ गया होगा तो पहले एक घटा भी है, मुझे अभी याद आ रहा शायद। मैंने अपनी क्लास में बता रखा है कि प्लस माइनस करते टाइम तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी, ऑप्शन देखो बता दो। द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन, मेरी लैंग्वेज याद करना है, वीडियो में देख लेना। द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो इन दोनों में डेसिमल प्लेस का लीस्ट है 0.2 डिजिट तक, तो ऑप्शन में 2 डिजिट तक रखेंगे, आंसर 3 होगा, आंसर 3 होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। A series LCR circuit is connected to AC source. When L is removed, the phase difference between the current and voltage is pi by 3. When C is removed, then phase difference is again pi by 3 between the current and voltage, power factor of the circuit। तो ये AC का है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। AC के जनरली एक ही आते हैं क्वेश्चन, तो इस बार ये क्वेश्चन, अगर पहले L रिमूव किया गया तो RC सर्किट हुआ, तो फेज डिफरेंस यानी tan phi इज इक्वल टू XC अपॉन R, ये हो गया phi मान लो पाई बाई 3। अब अगर C रिमूव कर दिया गया तो L बचा XL अपॉन R, अगेन phi पाई बाई 3। तो दोनों इक्वेट कर लिया जाए तो यहां XL इज इक्वल टू XC। ये कब होता है? जब ओमेगा इज 1 बाई रूट LC, ये रेजोनेंस होता है तब। और उस रेजोनेंस में क्वेश्चन क्या पूछा है? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता है cos phi R अपॉन Z। रेजोनेंस में Z इज इक्वल टू R हो जाता है, तो R अपॉन R इट इज 1। पावर फैक्टर इज 1, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा 34। अगेन मजाक है, ये मजाक आपके साथ किया जा रहा है। एरर एंड मेजरमेंट यूनिट भी जोड़ लो इसमें। तो एक और क्वेश्चन है वेरी इजी, पूछा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यार स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, एनर्जी डेंसिटी हो, इन सब का फोर्स अपॉन एरिया होता है ml t माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर ml माइनस 1 t माइनस 2।
और इसका ऑप्शन आ जाता है ml-1t-2 फर्स्ट। बताओ डॉक्टर बनने के लिए ये चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए ये चाहिए, एग्जैक्टली क्लास में कराए हुए हैं बच्चे। अब अगला, light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident, so frequency is 1.5 frequency of f naught या mu naught लिख दो। Incident on photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency is half? If f is f by 2, it means 1.5 by 2, 0.75 f naught। बेटा 0.75 f naught का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन f naught, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स क्लास में कराया हुआ, वीडियो में लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक मॉडर्न फिजिक्स 15 दिन पहले अपलोड किया था। 0.75 एक से छोटा हो गया, इमिशन होगा ही नहीं, तो 35 का ऑप्शन होगा 0, नो फोटो इलेक्ट्रिक, पहला ऑप्शन। 36 क्या है? सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली। तो बेटा मेटल पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों नेगेटिव होता है, तो दोनों है तो एक ही ऑप्शन लिखना जिसमें पहला है, पहले में दोनों लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली मैंने डिस्कशन नहीं किया, बस इसको मैं सेमीकंडक्टर मैंने कहीं लिखा है, तो सेमीकंडक्टर में एक और जोड़ देता हूं, इजी है, मैंने नहीं लिखा, कराया इसको। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। A charged particle having drift velocity is given 7.5 into 10 power minus 4. Electric field is given. Mobility is given. Mobility पता करना है, तो यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, और इसको हमने कुछ दिन पहले सेमीकंडक्टर में ही मैंने यूज किया था, करंट इन पीएन जंक्शन, जब मैंने इंट्रिंसिक करंट निकाला था, तो म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई एक फॉर्मूला होता है। आपको पूछा गया म्यू वीडी इज 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 एंड ई इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 10, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 पावर 6, म्यू की वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में, और ये ऑप्शन है 3। कॉपी कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन बेटा 38 है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कॉपर के लिए बोला गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स कह सकते हैं हम इसको। हालांकि एग्जैक्टली मैंने भी इसको क्लास में नहीं ऐसे बताया है, हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, लेकिन कॉपर या इस टाइप के एलिमेंट के लिए लोअर टेम्परेचर पे नियरिंग टू 0 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता। अगर इससे देखा जाए तो इससे ये हो जाता है, बट नियर टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी जैसा है, बट नियर टू 0 टेम्परेचर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वेरी करता है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए मैंने बोला था 42 कर सकते हो, ये गलती हो सकती है अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो, अदरवाइज पेपर में कोई दम नहीं था, सही बताया तो ये छोड़ सकते, चलेगा। अब 39 एटवुड मशीन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, केसेस ऑफ पुली बहुत पहले डाल रखा है, लॉज ऑफ मोशन। देखो फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक तरफ दिया हुआ है 6 kg, एक तरफ दिया हुआ है 4, एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का, m1 माइनस m2g, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड याद करो, तो 2g अपॉन 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको g/5 लिख दो, ऑप्शन में g/5 है, तो 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 40th क्वेश्चन पे। Screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 division in its circular scale.
यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये भी आता है, तो वन और इजी है, अभी दिखाता हूं मैं। लीस्ट काउंट होता है बेटा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो गिवन क्या है? लीस्ट काउंट गिवन है। क्या पूछा है? पिच पूछा है। लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर, लीस्ट काउंट into number of division on circular scale. Least count is given as 0.01 millimeter and there are 50 division. तो ये हो गया 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन हो गया 4। ये इसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो ये मैं अपनी तरफ से इसको क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्लास में कराया था मैंने। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड, okay, and the distance of the screen from the coherent source is double, यानी then fringe width क्या हो जाएगा? वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। क्लास में ऐसे बहुत सारे केसेस किए, पानी में डुबो दिया, फ्रिंज विड्थ पे किया, डी को हाफ कर दिया गया और कैपिटल डी को डबल कर दिया गया। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी। अब नया वाला फ्रिंज विड्थ, इसको डबल कर दिया गया, इसको हाफ कर दिया गया, तो 4 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी हो गया, 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ हो गया। तो 4 टाइम्स होने का मतलब ऑप्शन 4, ऑप्शन भी 4 टाइम्स भी 4। अब एक गेट पे कर लेते हैं, लॉजिक गेट। यही मॉडर्न फिजिक्स का ही एक पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स 2 बार लिखा है, एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है। तो बेटा ये तो नॉट गेट है और ये नॉर गेट है, और गेट का नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जैक्टली क्लास में कराए हुए, और 20-25 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था लॉजिक गेट पे। हालांकि काफी बच्चों ने इसको रिक्वेस्ट की थी मेरे को, सर अपलोड करो, तो मैंने अपलोड किया, एक्सक्लूसिव इसी का था। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है अगर तुमसे गलत हुआ होगा तो। यहां पे पता है आपको ए बार हो जाता है, यहां बी बार हो जाता है। तो यहां पे अगर हम y देखें तो a बार और b बार होता, अगर ये और होता, नॉट हो गया सबका ये, यानी सिंपली ये हो जाएगा a बार सॉल्व करके देखो, डबल बार ऐसे, और a b हो जाएगा। बेसिकली ये एंड गेट बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। और एंड गेट में 0 0 करोगे 0, 0 1 करोगे 0, 1 0 करोगे 0, 1 1 करोगे तो 1। ये ए बी वाई, कौन सा ऑप्शन है ये? आखिरी में वाई, दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। यस, मेरे पास जो सेट है उसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं 43 पे। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। किसी मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? mc स्क्वायर। 0.5 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, c3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 9 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर 16, ऊपर जाएगा 10 पावर -3, तो 4.5 इंटू 10 पावर 13 जूल। ये तो यार, चलो एग्जैक्टली इसका केस नहीं लेता हूं। मॉडर्न फिजिक्स अगेन यहां लिख देता हूं। ऑप्शन इसमें मेरे पास दिया हुआ है, वो थर्ड है, 44। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? यार बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक इस टाइप से। तो सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ड्यूट्रॉन, हीलियम, ड्यूट्रॉन और हीलियम में तो आपने देखा ही होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए हमने बोर एटॉमिक बोर इलेक्ट्रॉन पढ़ा भी था कि डी ब्रॉगली वेव हमने पढ़ा था, याद करो, बोर मॉडल पढ़ा है हमने। नियॉन के लिए नहीं पढ़ा है, देखो ना, अल्फा पार्टिकल के लिए पढ़ा, हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए पढ़ा, ड्यूट्रॉन के लिए पढ़ा। तो पहला इज नॉट राइट आंसर। इसका भी जिक्र मैंने अपने लेक्चर में कर रखे हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये भी एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ। अगला है आखिरी क्वेश्चन, या quantities of heat required to raise the temperature of two solid sphere of radii r2 and r1 through one
1K quantity of heat required, quantity of heat required to raise the temperature of two solid spheres of radii R2 and R1 and R2 through 1K R in the ratio K। मैं भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, हीट एंड थर्मो में एक और बढ़ा लेता हूं, और एग्जैक्टली इसको चलो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हीट बढ़ाना नहीं, बिल्कुल क्लेम करूंगा, पढ़ा रखा मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से पहले। हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी होता है। अब यहां पे जो मास है वो डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब सी डेल्टा टी, तो Q1 अपॉन Q2 इज R1 अपॉन R2 का क्यूब। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब लिख सकते हो आप। तो पहला रेडियस है R1 और R2 है 1.5, R1 इज 1.5 R, R1 इज 1.5 R, R2 इज R। ये गिवन है, क्यूब है बेटा, ये क्यूब। तो 3 इसको 1/2 लिख, आई एम सॉरी 3/2 लिखो। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 27/8। यस, 27/8 शुड बी द राइट आंसर। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपका डिस्कस हो गया। ये मैंने अगर आइडियली इसको वन गो में सॉल्व करना पड़े तो 20 मिनट से लेके 25 मिनट से ज्यादा ये पेपर नहीं था। बहुत तसल्ली से सॉल्व करिए 30 मिनट, रिवाइज कर करके सॉल्व करिए तो 35 मिनट, इससे ज्यादा नहीं था। ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा पेपर बेटा आप लोग के लिए बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा सबक है जिंदगी के लिए, कि किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। कोई पेपर टफ नहीं होता, कोई पेपर इजी नहीं होता। मैं इसे इजी बोल रहा हूं बिकॉज मुझे पता है शायद अगर मैं पढ़ के नहीं आऊं या मुझे नहीं पढ़ा मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, या मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है, मुझे परमिटिविटी पता है बट रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पता, मुझे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस पता है बट मीडियम नहीं पता है, हमें परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन नहीं पता है, हमें रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी ये दोनों नहीं पता है। तो इस चैप्टर में हम दो क्वेश्चन ऐसे गंवा देते। ऐसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमें नहीं पता है तो हम गए काम से। तो बहुत छोटी छोटी रिलेटिव पे 3 क्वेश्चन है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो छोटे से कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन है और ये सब बेसिक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? जब क्लास स्टार्ट होता है, जब हम क्लास शुरू करते हैं, क्लास जब शुरू करते हैं बेटा, तो जो पहले दिन पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले या शुरू करने के जस्ट बाद, हेडिंग के शुरू करने से पहले या शुरू करने के जस्ट बाद, तो उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो ये मेरा पूरा चैनल है, पूरा समरी 11वीं से सिर्फ 17 क्वेश्चन आए, 12वीं से 28। 3 क्वेश्चंस वर इजी, 42 वर वेरी इजी, 34 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम माय यूट्यूब। जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हो ये प्रूफ के तौर पे आपके पास है, यू कैन गो थ्रू एंड चेक इट। 34 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। और ये अगर इस साल आप लोग रिवाइज दोबारा से आप ट्राई कर रहे हो, जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए, अगले साल नीट प्लान कर रहे हैं 2021 में, वो एवरेज ज्वाइन करे ना करे आपकी चॉइस है। अगर आपको मेरा चैनल ये पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं। मैं पूरे साल आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूं, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस भी करूंगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।